नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें साइंस का जो क्वेश्चन पूछने का जो संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। वो भी दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको साइंस में एक अच्छी पकड़ बनाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान को बहुत ही अच्छे से समझ करके पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2। अगर दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या खास मैंने आप लोगों के लिए लाया है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में लिफ्ट में व्यक्ति के भार, यानी लिफ्ट में कोई लिफ्ट है उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है तो व्यक्ति का भार क्या होगा, इस पर हम लोग बहुत ही डिटेल्स में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरा है टॉपिक आज का उपग्रह। उपग्रह से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आज हम लोग उपग्रह को भी कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा उपग्रह का कक्षीय वेग, यानी कोई कक्षा में उपग्रह कितने वेग से चक्कर लगाता है। और चौथा टॉपिक है आज का उपग्रह का परिक्रमण काल। ठीक है दोस्तों, कोई उपग्रह जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वह कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, उसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पांचवा टॉपिक आज का है तुल्यकाली उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह। ये क्या होता है इस पर भी हम लोग आज देखेंगे, और तुल्यकाली उपग्रह का क्या उपयोग है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना। और अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको समझाने का फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, आज चलते हैं आज के वीडियो में। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आज का फर्स्ट टॉपिक, लिफ्ट में व्यक्ति का भार। यानी कोई लिफ्ट है उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका भार कौन से कंडीशन में कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। एक नंबर में है, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब कोई लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो इस लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, इस दशा में व्यक्ति का जो आभासी भार होगा, यानी जो व्यक्ति का भार आभासी भार होगा, W बराबर वास्तविक भार प्लस ma हो जाता है, जहां m क्या है, व्यक्ति का द्रव्यमान है। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी वस्तु पर गुरुत्व त्वरण जो है वो नीचे तरफ लगता है, तो एक भार जो होगा वो नीचे तरफ कार्य करेगा mg। ठीक है, भार नीचे तरफ mg कार्य करेगा। और लिफ्ट जो है अगर ए त्वरण से ऊपर तरफ जा रही होगी तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कोई भी वस्तु अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी अजड़त्वीय फ्रेम, इसका मतलब होता है कि वह पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण में है। वह पृथ्वी के सापेक्ष कोई वस्तु अगर त्वरण में है तो उस वस्तु को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो दोस्तों, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई आदमी बैठा हो, ये जो लिफ्ट है वो पृथ्वी के सापेक्ष ए त्वरण से ऊपर तरफ जा रही है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो होता है एक आभासी बल कार्य करता है, एक आभासी बल कार्य करता है। जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई वस्तु बैठा हुआ है, कोई आदमी बैठा हुआ है तो उस पर एक आभासी बल कार्य करेगा और बल की जो दिशा होगी वह त्वरण के विपरीत दिशा में होगी। समझ में आया? बल की दिशा जो होगी वह त्वरण के विपरीत दिशा में होगी। अगर त्वरण ऊपर तरफ है तो बल की दिशा जो होगी इस आदमी पर वो नीचे तरफ होगी, और कितनी होगी, वो होगी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो इंटू त्वरण, वो नीचे तरफ होगी। यानी ये mg भी नीचे तरफ हो गया और ma भी नीचे तरफ हो गया, तो वस्तु का जो भार हो जाएगा, आभासी भार W जो हो जाएगा बराबर क्या, mg नीचे तरफ और प्लस ma भी नीचे तरफ, यानी mg प्लस ma। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर a हो जाएगा, W बराबर mg प्लस ma।
जब वस्तु ऊपर तरफ जा रही हो तो वस्तु पर जो एक आभासी बल कार्य करेगा जो वस्तु के भार को बढ़ाता है, वो आभासी बल वस्तु के त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है और कितना होता है, तो ma यानी वस्तु का द्रव्यमान और उसका त्वरण के बराबर होता है। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, नीचे तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि जब लिफ्ट को ए त्वरण से ऊपर ले जा रहे हैं तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बराबर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें टिक मारेंगे कि वस्तु का भार जो बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा, तो वे ma जो है इतना बढ़ जाएगा। 2 नंबर केस में क्या है कि जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आती हो तो इस दशा में व्यक्ति का जो आभासी भार हो वह घटा हुआ प्रतीत होता है। इस दशा में व्यक्ति का भार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, W बराबर mg, यानी वास्तविक भार में से क्या करेंगे, ma घटा लेंगे। पहले क्या था, ma जोड़ रहे थे, अब ma घटा रहे हैं। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, अब जो है दूसरे केस में क्या है कि ये ए त्वरण से नीचे आ रही है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष ए त्वरण से चल रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसमें क्या होगा कि वस्तु पर जो आभासी भार कार्य करेगा वो इस त्वरण के अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में, अगर ये त्वरण नीचे तरफ है तो एक बल ऊपर तरफ कार्य करेगा। यानी अब जो हो जाएगा दूसरे कंडीशन में ये बल ऊपर तरफ हो जाएगा, यानी ma ऊपर तरफ हो जाएगा, mg नीचे है, ma ऊपर है, दोनों का दिशा बदल गया। तो जो फाइनली जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, W बराबर mg में से जो अपोजिट डायरेक्शन में ma है वो घटा लेंगे। ठीक है, ये चाह रहा है हम इसको नीचे ले जाएं और ये चाह रहा है हम ऊपर ले जाएं, यानी फाइनली जो है इसमें से ये घट जाएगा। तो ये हो जाएगा जब वस्तु नीचे आ रही हो ए त्वरण से तो वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। कितना घटेगा, तो ma के बराबर घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर केस है जब लिफ्ट एक समान वेग यानी त्वरण a बराबर 0 हो जाएगा। अगर एक समान वेग है तो एक्सेलरेशन 0। कोई गाड़ी को अगर हम कोई बाइक आप अगर चलाते हो तो अगर बाइक में हम एक्सीलरेटर को नहीं घुमाते हैं, यानी वस्तु गाड़ी जो है एक समान वेग से चल रही है, अगर एक्सीलरेटर को एक समान रखेंगे तो गाड़ी एक समान वेग से चलेगी, यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो उसमें 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 से ऊपर या नीचे जाती है, ए 0 है यानी समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है लिफ्ट, तो इस दशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a बराबर 0 है तो यहाँ पर न ma घटेगा और न ma जुड़ेगा, क्योंकि ma तो 0 हो जाएगा। इसलिए जो है सो वस्तु अगर समान वेग से जा रही है तो उसका वास्तविक भार जो है सो mg के बराबर होगा, यानी वास्तविक भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और 4 नंबर केस में है यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे आते वक्त कोई लिफ्ट नीचे आ रही है और लिफ्ट अगर ये लिफ्ट है और ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, अगर ए त्वरण से पहले नीचे आ रही थी लेकिन अब क्या है कि डोरी यहाँ से टूट गया तो a बराबर g हो जाएगा, ये भी g हो जाएगा और नीचे mg लग रहा है और ये भी क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और नीचे आने के केस में क्या होता था कि ma घटता था और एक जगह पर अब g हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, w बराबर mg माइनस ma होता था। लेकिन इस केस में क्या है कि a बराबर g है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डोरी टूट गया है तो a बराबर g हो जाएगा, तो यहाँ से w बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर mg हो जाएगा, mg माइनस mg 0, यानी वस्तु का भार जो है सो 0 प्रतीत होगा। अगर आप किसी बोझा को सर पे लेकर के किसी छत पर से कूदते हैं, कहीं से कूद जाते हैं, तो उस बोझे का जो भार है वो 0 प्रतीत होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपका चौथा केस था कि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु का भार क्या हो जाता है, 0 प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि 5 नंबर में यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, यदि लिफ्ट नीचे उतर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए लिफ्ट का त्वरण, यानी a जो है सो g से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति जो है सो लिफ्ट की फर्श की छत से जा लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि W बराबर mg माइनस ma होता है, नीचे आते टाइम W बराबर mg माइनस ma होता है। और यहाँ पर अगर a बड़ा हो g से, तो ये W क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर W बड़ा हो
ए बड़ा हो जी से, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा डब्लू, यानी जो भार होगा उसका निगेटिव में भार हो जाएगा, यानी आदमी जो है सो ऊपर की तरफ आभासी बल महसूस करेगा और आदमी जो है ऊपर उठ जाएगा और छत में जा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह यानी सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। अगर दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये कोई उपग्रह है, ठीक है, इसके चारों ओर इस कक्षा में ये परिक्रमा कर रहा है। अगर इस कक्षा में ये परिक्रमा कर रहा है चारों तरफ, तो इसको ये ग्रह है, इसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। ये कृत्रिम भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। जैसे चंद्रमा जो है सो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है दोस्तों, यानी नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावे मनुष्य ने अनेक कृत्रिम उपग्रह छोड़े हैं जो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में जो पिंड घूमता रहता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक तो कृत्रिम होता है यानी मानव द्वारा बनाया गया होता है, और एक प्राकृतिक होता है। ठीक है, अब उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, यानी कोई अगर उपग्रह इस कक्षा में घूम रहा है तो वह किस वेग से घूम रहा है? तो अगर वह भी ओ, यानी इसको बोलते हैं भी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब होता है कक्षा, यानी कक्षा का वेग है, इसको लिखते हैं भी ऑर्बिटल यानी भी ओ। अगर यह भी ओ वेग से आर त्रिज्या, ये अगर त्रिज्या आर हो, ये अगर त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक आर हो, तो इस त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में घूम रहा हो, तो दोस्तों इस पर एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है। मैंने आपको सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति में बताया था कि कोई भी अगर वस्तु एक वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसका मान जो होता है, अभिकेंद्रीय बल का मान जो होता है F बराबर mv² बट्टा r, जहां पर m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, v जो है सो वस्तु का वेग है, और r जो है सो वस्तु की वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। तो यहाँ पर अगर त्रिज्या r है और इसका अगर द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है, और पृथ्वी का द्रव्यमान अगर m e है, कैपिटल M और E है, ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी की त्रिज्या अगर r e है, तो यहाँ पर एक बल अंदर की तरफ काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल। कितना होगा वो? F बराबर mv² बट्टा r होगा। ठीक है दोस्तों, और गुरुत्वाकर्षण बल, इसी बल के जो अंदर की तरफ बल काम कर रहा है, इसी बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा F ग्रेविटेशन बराबर कितना हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है G me इंटू m बट्टा r²। ठीक है दोस्तों, ये भी बल है और ये भी बल है, और दोनों अंदर तरफ काम कर रहा है, दोनों बराबर होगा, क्योंकि इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ही ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी दोनों बराबर, यानी mv² भी ओ हो जाएगा ऑर्बिटल का, बट्टा r बराबर g me m बट्टा r²। ठीक है दोस्तों, यहां से ये m से ये m कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो यहां से भी ओ बराबर हो जाएगा √G बट्टा r, जो कि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। यहाँ पर आपको समझने का बस एक ही बात था कि जो अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ केंद्र की तरफ काम करता है, वही अभिकेंद्रीय बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी जो अभिकेंद्रीय बल होगा उसके बराबर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने कल आपको बताया है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जहां पर r क्या है? जहां पर r है, अगर यहां से लेकर के यहां तक इसकी ऊंचाई h हो और ये re हो, त्रिज्या ये re हो, तो टोटल r का जो लंबाई होगा re प्लस h, जहां पर r जो है सो re प्लस h के बराबर है, और re जो जहां पर है पृथ्वी की त्रिज्या है, और h जो है पृथ्वी की तल से उपग्रह की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है एक। ठीक है, अब दोस्तों
आर बराबर क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने आर माना था, तो ये जो हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या प्लस यहाँ से ऊंचाई दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे वी ओ बराबर जो हो जाएगा वी ऑर्बिटल, तो ये हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा जी एम ई बट्टा आर ई प्लस एच। अब पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है जी बराबर जी एम ई बट्टा आर ई स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कल आपको बताया है, आप जाकर के उस वीडियो में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये इसको क्रॉस गुना करेंगे तो जी आर ई स्क्वायर बराबर जी एम ई, तो इस जी एम ई के जगह पर, इस जी एम ई के जगह पर जी आर ई स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी वी ओ बराबर हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। इस इक्वेशन से डायरेक्ट यहाँ आ गए तो वी जीरो बराबर जी आर ई स्क्वायर जी एम ई इसके जगह पर लगा सकते हैं, यहाँ लगा दिए, और आर ई प्लस एच, तो यहाँ से आर ई स्क्वायर है तो आर ई एक बाहर हो जाएगा और जी प्लस एच बट्टा आर ई, यानी जो वी ओ जो हो जाएगा वी ऑर्बिटल बराबर हो जाएगा आर ई बाहर में रूट अंडर जी बट्टा आर ई प्लस एच। ठीक है, यही आपका फाइनल इक्वेशन हो गया किसका, वी ऑर्बिटल यानी कक्षीय वेग का। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन से क्या क्या स्पष्ट होता है मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें आपको कहीं पर भी स्मॉल एम, कहीं पर भी स्मॉल एम का वैल्यू नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी स्मॉल एम नहीं है, कहीं पर भी आपको कैपिटल एम नहीं है, यानी कहीं पर भी पृथ्वी का मास नहीं है, कहीं पर भी आपको पृथ्वी की उपग्रह का मास नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, वह जो है सो पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी एच है इसमें तो उस पर निर्भर करेगा। अगर एच घटेगा तो ये बढ़ेगा और एच बढ़ेगा तो ये घटेगा। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसका वेग कम होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वी ओ जो है ये कक्षीय वेग है और एच जो है सो दोस्तों नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती में है, तो जितना ये बढ़ेगा एच उतना इसका वेग घटेगा, यानी कोई भी उपग्रह पृथ्वी से जितना दूर रहेगा उतना उसका वेग कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि पृथ्वी का कक्षीय वेग जो होगा वी ओ उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आपको इस फॉर्मूला में कहीं पर भी आपको द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, तो वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों का वेग समान होता है, क्योंकि जो कक्षीय वेग है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता नहीं है, यानी किसी भी द्रव्यमान का अगर उपग्रह है तो उसका जो कक्षीय वेग होगा वो समान ही होगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरे नंबर में कह रहा है कि उपरोक्त समीकरण में जी का मान अगर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखते हैं, आर ई यानी पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6.4 इंटू 10⁻6 किलोग्राम मीटर रखते हैं, और हाइट अगर एच रखते हैं, हाइट एच का मतलब हो गया कि उपग्रह जो है पृथ्वी की तल के समीप है। ठीक है दोस्तों, तब ना हाइट ऊंचाई जो है सो 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया तो वी ओ जो हमको आएगा वो कितना आएगा यानी ऑर्बिटल कक्षीय वेग जो आएगा वो आएगा 7.9 मीटर प्रति सेकेंड, यानी पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह कक्षीय वेग जो लगभग होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि इसका कक्षीय वेग कितना होता है, किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, और दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि इस कक्षीय वेग से वह एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी उपग्रह का परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। तो दोस्तों उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल जो होगा टी बराबर जो होगा परिधि बट्टा कक्षीय वेग, यानी एक बार चक्कर लगाएगा, यानी ये पूरा वृत्त की परिधि जो होता है यहाँ से यहाँ तक दूरी उसका चक्कर लगाएगा, यानी दूरी जो हो गया सो वृत्त की परिधि के बराबर, और वेग जो हो जाएगा वो कक्षीय वेग के बराबर, यानी परिधि बट्टा चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यानी परिधि बट्टा कक्षीय वेग जो होगा वस्तु का परिक्रमण काल हो जाएगा, यानी 2 पाई आर बट्टा वी ओ, यानी 2 पाई, और आर कितना है इसका आर ई प्लस एच, टोटल निकालेंगे यहाँ तक आर ई प्लस एच हो जाएगा, 2 पाई आर के जगह पर आर ई प्लस एच बट्टा वी ओ, और वी ओ का मान जो है वी ओ का मान कितना है हमको आर ई रूट अंडर जी बट्टा आर ई प्लस एच, इसका मान हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर रखेंगे जी का मान वी ओ का मान, तो क्या हो जाएगा वी ओ का मान रखेंगे तो ये जो हो जाएगा यहाँ से
मैं आपको इसको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, वी ओ का मान अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर ई प्लस एच, और बट्टा में जो हो जाएगा वी ओ का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आर ई रूट अंडर जी, और बट्टा में रूट अंडर कितना आर ई प्लस एच। अब ये जो है सो ये ऊपर चला जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया 2 पाई रूट अंडर 2 पाई आर ई प्लस एच, और रूट अंडर ये कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच, ठीक है। अब नीचे कितना हो जाएगा आर ई रूट अंडर जी, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और दोस्तों आर ई प्लस एच पर पावर 1 है और इस पर पावर 1/2 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, यानी 2 पाई पर आर ई प्लस एच पर पावर कितना हो जाएगा, इस पर पावर 1 और इस पर पावर 1/2, तो ये 3/2, और नीचे में कितना आर ई रूट अंडर जी, ठीक है दोस्तों। यही आपका टाइम पीरियड का आपका इक्वेशन हो गया, जो कि आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही इसको प्रूफ करके बताया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये कैसे प्रूफ, यहाँ से इसको डालने पर इसमें कैसे हुआ, मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिया हूँ। इससे दोस्तों इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि उपग्रह का जो परिक्रमण काल जो होता है, काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। कहीं पर भी इसमें आपको द्रव्यमान यानी m कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो वह द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, यानी परिक्रमण काल जो होता है सिर्फ ऊंचाई पर निर्भर करती है, और उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसका अधिक परिक्रमण काल होगा। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया इस इक्वेशन से। और परिक्रमण काल के समीकरण में यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखें, आर ई बराबर 6.4 गुना 10⁶ मीटर तथा h बराबर 0 रखें, तो परिक्रमण काल जो हो जाएगा वो 84 मिनट के बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है तुल्यकाली उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, भू अस्थायी यानी जो हमको रुका हुआ दिखाई दे, ठीक है दोस्तों, जो हमको धरती पर से रुका हुआ स्थायी दिखाई दे उसे हम बोलते हैं भू अस्थायी उपग्रह। तो दोस्तों यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर हो, तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। इस प्रकार के उपग्रह को तुल्यकाली या भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था कि किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय वेग जो होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वह उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पे निर्भर करता है। यानी अगर ऊंचाई ज़्यादा हो तो उसका परिक्रमण काल कम होता है, ठीक है दोस्तों, और ऊंचाई कम हो तो उसका वेग ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग इस उपग्रह को इतनी ऊंचाई पर फिक्स करते हैं जिसका जो ये जो घूमने का जो काल, घूमने परिक्रमण के जो गति है, घूमने का जो काल है, वह अगर मान लीजिए यह पृथ्वी है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वह 24 घंटा में एक घूर्णन पूरा होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमती है एक बार। तो अगर भारत यहाँ पर है, पृथ्वी में भारत कहीं यहाँ पर है, तो अगर भारत के सामने यह उपग्रह है तो जितना देर में भारत यहाँ से यहाँ तक घूम के फिर इस जगह पे आएगा उतना ही देर में यह उपग्रह भी उसके सामने में ही हमेशा रहेगा और यह घूमेगा। यानी इस पृथ्वी पर कोई आदमी इसको अगर देख रहा है तो उसको वह रुका हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि जितना ये घूमेगा उतना ही ये भी घूमेगा, तो यह रुका हुआ प्रतीत होगा। तो इस उपग्रह को हम लोग भू अस्थायी उपग्रह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस उपग्रह को हम लोग कितनी क्योंकि यह दोस्तों इसका जो परिक्रमण काल है वह तो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, तो यह सिर्फ ऊंचाई पर निर्भर करता है कि जिसकी ऊंचाई जितनी अधिक रहेगी उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। तो दोस्तों इसको हम किस ऊंचाई पर इसको स्थापित करें कि इसका परिक्रमण काल जो है पृथ्वी घूर्णन काल के बराबर हो जाए, तो दोस्तों इसको हम लोग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको फिक्स करते हैं, तो इसका परिक्रमण काल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। और इसका उपयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर अगर संचार का साधन, संचार व्यवस्था को अच्छा करना हो, संचार व्यवस्था के लिए हम इस उपग्रह का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हमेशा भारत के सामने में ही रहेगा। तो इस उपग्रह का निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक नंबर में है यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत-रेखीय तल में परिक्रमा करता है, ठीक है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है,
तो इसलिए यह भी जो है सो पश्चिम के पूरब की ओर यह परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि 24 घंटे के बराबर इसका परिक्रमण काल होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं तुल्यकाली उपग्रह के उपयोग। तो दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग, इसका उपयोग दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित करके दूरदर्शन के कार्यक्रमों को दूरदर्शन सेटों यानी टीवी सेट पर दिखाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग रेडियो प्रसारण एवं दूर संचार के लिए होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए भी होता है। दोस्तों ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इसका उपयोग जो है सो तीनों में होता है, टीवी में होता है, रेडियो प्रसारण में और टेली कम्युनिकेशन में भी होता है, दूरसंचार में, और इसका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी में भी होता है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। शुक्र और अरुण को छोड़ करके सभी ग्रह का घूर्णन जो होता है पश्चिम के पूर्व की ओर होती है, और शुक्र और अरुण का जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ा। दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि कोई लिफ्ट अगर ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और कितना भार होगा वस्तु का, mg प्लस ma। अगर ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो mg प्लस ma, और अगर ए त्वरण से नीचे आ रही हो तो w बराबर mg माइनस ma, यानी वस्तु का भार कमा हुआ प्रतीत होगा। और अगर वस्तु समान वेग से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, यानी a बराबर अगर 0 हो जाए तो w बराबर mg होगा। इसमें कोई भार में कोई कमी या बढ़ोतरी प्रतीत नहीं होगी। और अगर a बराबर g हो जाए यानी लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो a बराबर g हो जाएगा। यानी अगर इस इक्वेशन में लिफ्ट नीचे आने लगेगा, लिफ्ट नीचे आने का केस है w बराबर mg माइनस ma होता है, और mg माइनस a की जगह पर g हो जाएगा mg यानी 0, यानी w वस्तु का भार जो है सो 0 प्रतीत होगा। और दूसरा पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है re इंटू रूट अंडर g बाई re प्लस h। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर m से स्वतंत्र होता है कक्षीय वेग, यानी कोई भी द्रव्यमान का अगर उपग्रह को अगर समान त्रिज्या में परिक्रमा किया जाए तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा, समान होगा। और उसका परिक्रमण काल हम लोगों ने पढ़ा था, यह भी द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, यानी किसी भी द्रव्यमान का उपग्रह अगर सेम त्रिज्या के कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका परिक्रमण काल बराबर होगा। यानी यहाँ से निष्कर्ष आपको निकलता है कि अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई ज़्यादा होगी तो उसका परिक्रमण काल ज़्यादा होगा, ऊंचाई कम होगी तो परिक्रमण काल कम होगा, क्योंकि ऊंचाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू अस्थायी उपग्रह। तो भू अस्थायी उपग्रह का जो पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर, और टाइम पीरियड यानी आवर्त काल उसका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटा यानी पृथ्वी घूर्णन काल के बराबर होता है, और उसका डायरेक्शन यानी दिशा जो होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। उसका उपयोग जो हम टीवी सेट में करते हैं, टेली कम्युनिकेशन में करते हैं, मौसम संबंधी जानकारी में भी करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई फायदा हो रहा है तो जरूर से कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।